Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of chemistry class 12th and एपिसोड नंबर 8 से हम चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 को एंड किया था, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर 6 एंटायर यूनिट इस सेशन 2020 एंड 2021 से रिलेटेड है। सो स्किपिंग दिस चैप्टर, स्किपिंग दैट चैप्टर, वी आर हेडिंग टू चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक अगर देखी हो पीरियोडिक टेबल, सो पीरियोडिक हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, दैट इज पी डी पी एस पी डी एन एफ। अगर पीरियोडिक टेबल को हम खोल कर देखें तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स निकल कर आएंगे, दैट इज पी डी एस पी डी एन एफ। जो एस होती है हमारे पास, वो एस जो है ये ऑरेंज एंड रेड में जो कंपाउंड्स हैं वो एस ब्लॉक में हमारे पास आते हैं। बीच की एंटायर यूनिट जो हमारे पास है वो डी ब्लॉक है। और जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे पास 13 ग्रुप से, तो 13 से 18 ग्रुप तक हमारे पास एंटायर होती है पी ब्लॉक एलिमेंट। सो दैट इज़ द एंटायर पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। और ये जो नीचे वाली 2 सीरीज दिख रही हैं वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो इस यूनिट में हमने इस एंटायर यूनिट, दैट इज एंटायर एलिमेंट्स, इनके बारे में स्टडी करना है। सो लेट अस लुक आउट इनटू दैट। अगर इनके बारे में हमने स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले ग्रुप 13 से स्टार्ट करना होगा, बट इस चैप्टर में हम ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हम ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 ऑलरेडी क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15 से। ग्रुप 15 जिसका हेड इन टू एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो उसको नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं हम, कि नाइट्रोजन फैमिली से डिनोट है क्योंकि इसका सबसे मेन एलिमेंट, जो सबसे अपर मोस्ट एलिमेंट है, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 15 की जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड आता है, साथ में फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी एंड बिस्मथ, जिसको हम डिनोट करते हैं कुछ साइन से, दैट इज अगर हम बात करें सोडियम की, अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को हम सिंपली एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम फॉस्फोरस की तो उसको हम पी से डिनोट करते हैं। एंड आर्सेनिक की बात करें तो हम उसको ए एस से डिनोट करते हैं, ए एस से डिनोट करते हैं। एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी को हम एस बी से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट बिस्मथ को हम बी आई से डिनोट करते हैं। सो दैट इज़ द 5 एलिमेंट्स इसके हमारे पास हैं। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, देन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि सबसे पहले आएंगे नॉन मेटल, उसके बाद आएंगे मेटलॉइड्स, देन मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स या एलॉयज कह सकते हैं उसको, उसके बाद आएंगे सबसे डाउन फॉरवर्ड हमारे पास मेटल्स, ठीक है। एन और पी जो हमारे पास हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल कहलाएंगे, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, और बिस्मथ हमारा प्योर मेटल होने वाला है। अब आगे बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP3। वैसे इस पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की NS2 NP 1 से 6 होगी, NS2 NP 1 से 6। इसको हम लिख सकते हैं, जनरली इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6, ठीक है। 1 to 6 इसलिए होगी क्योंकि 13 ग्रुप अगर हम लेते हैं तो NS2 NP 1 लेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 2 + 10 दैट इज 13, एंड देन NS2 NP 2 दैट इज 1 2 दैट इज 12 एंड 2 दैट इज 14, ठीक है। तो 13 हो गया, 14 हो गया। NS2 NP 3 अगर हम लेते हैं तो 3 13 का काम करेगा यहाँ पर, तो 13 + 2 दैट इज
15। तो ग्रुप 15 की हमारे पास अगर जाननी हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जनरल वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन हम देख सकते हैं। और वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी NS2 NP3, NS2 NP3, क्योंकि नाइट्रोजन की जो एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन होती है, या कहे तो नाइट्रोजन की जो वैलेंस शेल्स होते हैं वो दो होंगे, बिकॉज ये सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो वैलेंस शेल इसके दो होने वाले हैं। और दो में कुछ ऐसी चीज़ की अरेंजमेंट होगी 2,5। सो अगर हम इसको करने जाते हैं तो ये होगा, अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाते हैं तो दैट इज़ 2s2 2p5, 2s2 2p 2s2 2p, not 5, that is 1s2 2s2 2p3, 1s2 1s2 2s2 2p3. So there it is the electronic configuration 2p3, 1s2 2s2 2p3, क्योंकि 1s के बाद 2s आएगा एंड देन 2s के बाद 2p में हम जंप कर जाएंगे। अब अगर बात करें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की, ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है। क्योंकि जो हम बॉक्सेस बनाते हैं उसमें बॉक्सेस में p जो हमारा एलिमेंट है या p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड होगी और s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगी। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई है वो इंक्रीज होती है अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, क्योंकि शेल्स इंक्रीज हो जाता है, पीरियड्स इंक्रीज हो जाते हैं। पीरियड्स 1 to 7 हैं तो शेल्स भी इंक्रीज होंगे 1 to 7, और अगर शेल्स इंक्रीज होंगे देन आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी। और जो कंसिडरेबल इंक्रीज है रेडियाई में वो N2P छोटा होगा, N2P छोटा होगा। बट अगर हम आर्सेनिक और एंटीमनी तक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर हम पीरियड डाउन आ रहे हैं तो पीरियड डाउन में हमारे पास अक्रॉस द पीरियड आ रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल आने लग जाएंगे, और वो अगर कंप्लीटली फिल्ड हैं तो हमें एक कंसिडरेबल इंक्रीज देखने को मिल जाएगा, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ये एंथैल्पी है कि अगर हमें किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, किसी एलिमेंट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी उसके लिए, कितनी एनर्जी चाहिए होगी उसके लिए। अगर एटॉमिक रेडियाई छोटा है देन न्यूक्लियस से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टेड होगा, सो वहाँ के लिए हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। और जो एलिमेंट साइज में बड़ा है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ कितनी है वो कम होने वाली है। सो इसी वजह से जो अपर के एलिमेंट्स हैं उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और जो लोअर के एलिमेंट्स हैं उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, उसमें हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज में एक रिलेशन है, दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो हमारा बिस्मथ वगैरह है क्योंकि वो मेटल में आ जाते हैं तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क होने वाला है। अगर आप बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सारे एलिमेंट्स जो इस ग्रुप में आते हैं, इस फैमिली में आते हैं, वो पॉलीएटॉमिक होंगे, कोई भी डायटॉमिक या कोई भी मोनोएटॉमिक नहीं होने वाला। N2 डायटॉमिक गैस है क्योंकि ये इसकी एक्सेप्शन है, क्योंकि ये अदर सॉलिड के साथ, क्योंकि अदर सॉलिड है, N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, बाकी सारे सॉलिड्स हैं, इसी वजह से N2 डायटॉमिक फेज में एग्जिस्ट करेगा।
मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा अगर हम डाउन द ऑर्डर आते हैं, डाउन द पीरियड आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा अगर हम टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो ग्रुप है उसमें मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा अप टू आर्सेनिक। आर्सेनिक तक अगर हम आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बट फिर डिक्रीज होगा क्योंकि हम बिस्मथ की तरफ बढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कॉमन ओएस होगा और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इन दोनों एलिमेंट्स की। -3 +3 और +5 इनकी होगी। और जो टेंडेंसी है -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये भी डिक्रीज़ होगी अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं। स्टेबिलिटी जो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी डिक्रीज़ होगी अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी +5 की अपर एलिमेंट्स की वजह से होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो कि अलग करेक्टर शो करता है अपनी बाकी ग्रुप एलिमेंट से, इसी वजह से वो +1 +2 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। फॉस्फोरस शो करेगा +1 और +4 की ऑक्सीजन स्टेट अगर हम ऑक्सो एसिड में उसको मिलाते हैं। नाइट्रोजन रिस्ट्रिक्ट है, मैक्स कोवेलेंसी उसकी 4 हो सकती है क्योंकि उसके 4 ही एलिमेंट्स हैं, 1s और 3p। ऑर्बिटल अवेलेबिलिटी उसकी इतनी ही है क्योंकि वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए वहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स की एक्सटेंट है, कमी है, या वो है नहीं वहाँ पर, इसी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट्स है। मैक्स कोवेलेंसी उसकी 4 ही हो सकती है। जितने हैवियर एलिमेंट्स होंगे उनको वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होगा। जो बिस्मथ है, एंटीमनी, आर्सेनिक है, उसमें हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। इसी वजह से आउटर मोस्ट शेल में उसकी बॉन्डिंग ज़्यादा आसानी से हो सकती है क्योंकि वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि PF6- इन्होंने एक्सपेंड की अपनी कोवेलेंसी को और ये अपने मैक्स कोवेलेंसी को पार करके, दैट इज़ 4। अब बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन अपने ग्रुप का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है, इसलिए ये एनोमलस बिहेवियर यानी कि अपने ग्रुप से बाकी कुछ अलग करेक्टर शो करेगा क्योंकि इसका स्मॉल साइज़ है। इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर होगी, इसकी एनर्जी एंथैल्पी भी हाइयर होगी, और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल यानी कि डी ऑर्बिटल की कमी है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है, इसी वजह से इसको कुछ एडवांटेज होने वाला है। इसी वजह से ये p मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, n ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। एग्जिस्ट करेगा ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में जिसके ट्रिपल बॉन्ड होंगे 1s2 और 2p, 1s2 और 2p दो एटम्स के बीच में होंगे। इसके जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो वेरी हाई होगी, बिकॉज अगर सिंगल बॉन्ड से तो वो वीकर होगा, सिंगल बॉन्ड है तो वीकर होगा, लेकिन ये बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड एंथैल्पी हाई होगी, सिंगल एन बॉन्ड वीकर देन सिंगल pp बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल pp बॉन्ड वीक होंगे सिंगल एन बॉन्ड से। अब बात करते हैं साइज की। साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टिविटी के, लेकिन अगली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल रिएक्टिविटी के, और ये रिड्यूसिंग नेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्टिविटी, जो सारे एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के वो हाइड्राइड फॉर्म करेंगे जिसकी टाइप होगी EH3, जिसकी टाइप होने वाली है EH3। जो E यहाँ पर होने वाला है इनकी टाइपिंग होने वाली है EH3। अब जो EH3 में E जो है वो नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, एंड बिस्मथ हो सकता है। स्टेबिलिटी हाइड्राइड की जो डिक्रीज होगी अगर हम NH3 से BH3 जाते हैं यानी कि डाउन द पीरियड जाते हैं तो स्टेबिलिटी हाइड्राइड की डिक्रीज होगी, स्टेबल अमाउंट में हम एलिमेंट नहीं बना पाएंगे। अमोनिया जो NH3 बनता है वो ओनली एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी है, जबकि बिस्मथ के साथ अगर BiH3 बनता है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है सारे हाइड्राइड में से। जो BiH3 बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जो सारे हाइड्राइड इसमें बनते हैं।
अगर हम इसके करेक्टर की बात करें, रिड्यूसिंग करेक्टर या बेसिसिटी की बात करें, तो बेसिसिटी में सबसे पहले अमोनिया आएगा, देन PH3, देन क्योंकि अमोनिया की बेसिसिटी सबसे कम है, अमोनिया, देन PH3, देन ASH3, देन SbH3, देन BiH3। सो इसमें हमारे ये जो करेक्टर है बेसिसिटी करेक्टर, इसके ऑर्डर में ये इंक्रीज होगा। अब हाइड्रो ऑक्सीजन के इन कॉन्टेक्स्ट हमारे क्या रिएक्टिविटी होगी, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दो टाइप्स के ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो दो टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, दैट इज इन द रेशियो, that is in the form E2O3 and E2O5। ये दो टाइप्स हैं इनके हाइड्राइड या इनके एलिमेंट्स, इनके ऑक्साइड, नॉट हाइड्राइड, ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। जो ऑक्साइड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी एसिडिक से, क्योंकि the oxides in higher oxidation state of the element is more acidic। जो ऑक्साइड्स हैं इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो एसिडिक है, जो एलिमेंट एसिडिक स्टेट में है उनसे ज़्यादा इनकी होगी, क्योंकि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर थे। एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, ज़्यादा एसिडिक से कम एसिडिक की तरफ हम आएंगे जब हम मूव करेंगे नाइट्रोजन से डाउन द ग्रुप टूवर्ड्स बिस्मथ। ऑक्साइड्स जो टाइप E2O3 है, जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बनेंगे वो प्योरली एसिडिक होंगे, और जो आर्सेनिक और एंटीमनी के बनेंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, यानी कि जो बेसिक और एसिडिक करेक्टर के मिड में होते हैं, और बिस्मथ के जो प्रीडोमिनेटली बेसिक करेक्टर शो करने वाले हैं। अगेन वी मूव ऑन टूवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन में भी दो टाइप के यहाँ पर बनने वाले हैं। अब अगर हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में जो दो टाइप के बनने वाले हैं उनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे, दैट EX5 एंड EX3 टाइप के ये EX5 और EX3 टाइप के ये बनने वाले हैं। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि उसमें पहले ही बताया अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं है। पेंटाहेलाइड्स जो हैं वो मोर कोवेलेंट होंगे देन ट्राईहेलाइड से। जो ट्राईहेलाइड्स हैं नाइट्रोजन को हटाकर वो स्टेबल होंगी। जो नाइट्रोजन है वहां पर सिर्फ NF3 ट्राईहेलाइड ही बन सकता है। ट्राईहेलाइड BiF3 को हटा दे तो बाकी सारे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब बात करते हैं मेटल की। जो मेटल के अगर साथ हम लगाते हैं नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन फैमिली को तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जो मेटल के साथ अगर हम लगाते हैं देन द एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल और उसके साथ वो बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करेंगे। और जो -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि अगर हम कैल्शियम नाइट्राइड बनाते हैं Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2, और अगर फॉर्म करते हैं हम कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2, या फिर सोडियम आर्सेनाइड Na3As, अगर हम ये फॉर्म करते हैं, या फिर जिंक एंड एंटीमोनाइड Zn3Sb2, या फिर मैग्नीशियम बिस्मुथेट Mg2, अगर ये फॉर्म करते हैं सो ये जो -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट का इसको एग्जिबिट कर जाएंगे, यानी कि -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं रखने वाले। देख लिया, क्योंकि मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम भी मेटल है और बिस्मथ भी मेटल है, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट -3 नहीं रहने वाले, ये कुछ और होने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स covered in this video, especially the group 15 element नाइट्रोजन फैमिली। अगली वीडियो में हम नाइट्रोजन की प्रिपरेशन देखेंगे, जो कि
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, और काफ़ी हमारे पास इस टॉपिक से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही बनने वाले हैं. So without wasting any time, let's hop into this uh, chemistry that is not a mystery. So thank you so much, and best of luck for your upcoming exams. Thank you so much.